बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जुम्मे का दिन और आज जो है वो 8 सितंबर है। मतलब असूली तौर पे चंद घंटे बाकी हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की रुखसती में। अब वो जाते हैं, वो नहीं जाते। वो जो फोर्थ फ्लोर ऐवान सदर का है उसके ऊपर जो कुछ हुआ था, जिसको मीडिया ने जिसका बड़ा ढंढोरा पीटा था कि जनाब वो पूरा फ्लोर खाली करा लिया गया था और मिलिट्री सेक्रेटरी जो ब्रिगेडियर साहब होते हैं उनको भी हटा दिया गया था और सिर्फ जो हमारे जनरल नदीम अंजुम साहब हैं और जनरल फैसल नसीर हैं और जनरल आसिम मुनीर हैं, इन्होंने जाके कोई तवील सी मुलाकात की थी और उसमें कुछ जो ढीले स्क्रू थे वो टाइट किए थे, ओवरहालिंग की थी सदर साहब की। तो उसकी बुनियाद पे फिर ये कहा जा रहा था, इवन कुछ तरीके इंसाफ के लोगों की जानिब से भी कहा जा रहा था कि 8 सितंबर कुड बी द लास्ट डे फॉर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब। तो आज वो दिन आ गया। अब क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा कि सादिक संजरानी जो चेयरमैन सेनेट हैं वो कायम मकाम सदारत को संभालेंगे या इसको अलवी साहब ही कंटिन्यू करेंगे। ये आपको बड़ी जल्द जो है वो पता चल जाएगा। रोशनी थोड़ी सी तारीख के और आग पे डालनी, और वो ये कि आपको याद है कि जब इमरान खान साहब वो जो जिसको वो 27 साला जदोजहद कहते हैं और तब उसको 22 साला जदोजहद कहते थे, तो वो कंटेनर पे चढ़ गए थे। और जब वो कंटेनर पे चढ़े थे तो उनको कंटेनर पे चढ़ाने के लिए जिन्होंने अपना कंधा दिया था ना, जिन्होंने कहा था हाँ हाँ इधर पाँव रखो और चढ़ जाओ, उसका नाम फैज़ हमीद था, उसका नाम कमर जावेद बाजवा था। और ये उस वक्त वो आखिरी किरदार थे लेट मी से इस्टेब्लिशमेंट के कि जो इस पौधे की आबियारी वो जो शुजा पाशा और ज़हीरुल इस्लाम से शुरू हुई, फिर राहील शरीफ और इशफाक परवेज़ कियानी और इन लोगों से होती 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 फिर जब ये यहाँ तक पहुँची तो इस्टेब्लिशमेंट के जो दो किरदार थे जिन्होंने अपने कंधे पेश किए थे, बल्कि शायद इनके सर के बालों के ऊपर पैर रख के खान साहब उस कंटेनर पे चढ़े थे। और उस वक्त साकिब नासूर नाम का एक नासूर, वो डैम वाला बाबा, वो करप्ट तरीन आदमी के जिसने अपने बेटे के ऊपर जो केस है उसी को अपने साथी जजों से ख़त्म करवा लिया, जबकि बड़ा सीरियस एलिगेशन थे और सीरियस एलिगेशन स्टिल वो हैं। तो ये सारे वो किरदार थे और ये खुफिया किरदार भी थे, सामने खड़े हुए थे कि जिन्होंने उस कंटेनर पे चढ़ाया था। अब उस कंटेनर पे चढ़ने के बाद इमरान खान साहब ने हमें जो सबक पढ़ाया था, जरदारी का नाम उसमें बड़ा कम था, जबकि लोग जानते थे कि उस वक्त जो हुकूमत थी यानी नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उससे पहले जो जरदारी की हुकूमत थी वो पीपल्स पार्टी थी ही नहीं। वो जो भुट्टो की जमात थी ना, जो नजरियाती थी और जिसमें बड़ा कोई डिलीवर होता था और जिसमें बड़ी वो अवामी हुकूमत थी, वो नहीं थी। आप इस बात को माने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से माजरत के साथ कि जरदारी के दौरे हुकूमत में, उसकी सरबराही में जो हुकूमत पाकिस्तान में 5 साल रही, जिसमें अवाम सड़कों पे थी, जिसमें गैस नहीं थी, जिसमें पेट्रोल नहीं था, जिसमें बिजली नहीं थी, जिसमें पावर लूम्स बंद हो चुकी थी, जिसमें सियालकोट की सारी इंडस्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी थी, चाहे वो गारमेंट्स की हो, चाहे वो लेदर की हो, चाहे वो फुटबॉल की इंडस्ट्री हो, उसको ताले लग चुके थे, जिसमें राजा रेंटल टाइप लोग जो हैं वो मुल्की ख़जाने की कमर तोड़ रहे थे, और जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी हार चोरी कर रहा था। वो मुल्तान के अंदर अपने ज़ाती महल की दीवारों को 65-65 करोड़ रुपए सरकारी ख़जाने से लेकर बम प्रूफ बनवा रहा था, वगैरह वगैरह। तो उसका नाम खान साहब ने कंटेनर पे ज़रा कम लिया। खान साहब ने कंटेनर पे चढ़ के जिनका नाम बहुत ज़्यादा लिया वो थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। और उसने कहा कि जनाब वो देखें, ये तो बड़ा करप्ट है और चोर है और खा गया है और मुल्क में कोई तरक्की नहीं हुई और मुल्क का दिवालिया निकल गया और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। फिर हमें कई हज़ार और कई लाख अरब की कहानियाँ, फर्जी कहानियाँ जो है वो खान साहब सुनाते थे कंटेनर पे चढ़ के। वो कभी यूँ कोई कागज़ दिखाते थे, कभी यूँ कोई कागज़ दिखाते थे, कभी ऐनक यहाँ पे रख के कोई कागज़ पढ़ रहे होते थे। हमें बताते थे कि नवाज शरीफ ने बहुत करप्शन की और पाकिस्तान को जो नून लीग ख़ास तौर पे है वो बड़ी पीछे लेके गई। एन उसी वक्त जब खान साहब ये तकरीर झाड़ रहे होते थे तो कुछ लड़कियां तहरीक इंसाफ की जो हैं वो कुछ तहरीक इंसाफ के लड़कों की बाहों में बाहें डाले, कमर के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाए उसी डी चौक के ऊपर नाच रही होती थीं। और कुछ ममनुआ अशिया सुबह सीडीए के जो सैनिटरी वर्कर्स थे, जो खाकरोग थे, वो उन सड़कों के ऊपर से वो इस्तेमाल शुदा ममनुआ अशिया उनको उठा लेते थे और उनको कूड़े को वहाँ से ले जाया जाता था। ये 126 दिन का तमाशा था।
जिसमें हमें ये बता दिया गया था कि मियां नवाज शरीफ से ज़्यादा करप्ट आदमी जो है वो रूए ज़मीन पे पैदा नहीं हुआ। अब उसको हटाना है। ओए नवाज शरीफ निकलो बाहर और यहाँ से चले जाओ और ये कर लो और वो कर लो, आपको याद होगा। उसको हटाना है। उसको हटाने के बाद फिर क्या करना है कि खान साहब को लाना है और बकौल नामुराद सईद के, नामुराद सईद उस वक्त ये कहता होता था कि खान साहब इतने अरब डॉलर एक जगह से लाएंगे और आईएमएफ के मुंह पे मारेंगे, और इतने अरब डॉलर एक जगह से लाएंगे और आईएमएफ के मुंह पे मारेंगे, फलां के मुंह पे मारेंगे, 90 दिन में हम लोग करप्शन जो है वो ख़त्म कर देंगे, और जनाब हम लोग 50 लाख घर जो हैं वो आप लोगों को देंगे, हम आपको 1 करोड़ नौकरियां देंगे। ये मदीना की एक मिसाली रियासत होगी। और मदीना की ये जो मिसाली रियासत है जिसमें इंसाफ का बोलबाला होगा, जिसमें जजेस जो हैं वो वाकई काजी होंगे, वो हर बेवा को, हर यतीम को, हर मस्कीन को, हर मजलूम को उसकी दाद रसी करेंगे। वो जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं अदालतों के अंदर उस वक्त जो पड़े हुए थे वो ख़त्म हो जाएंगे और बिल्कुल यहाँ पे रियासत मदीना कायम होगी। इसमें खान साहब कुरान मजीद की आयत का सहारा भी लेते थे और उन आयत को अरबी में वो पढ़ते थे कि जिसको वो अब आके पता चला कि कुरान मजीद को पढ़ ही नहीं सकते, अरबी नहीं पढ़ सकते। और उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी जिसके कंधों पे और सर के बालों पे पाँव रख के खान साहब उस कंटेनर पे चढ़े थे, उस जैसा पाक पवित्र आदमी, कोई अच्छा आदमी जो है वो तो दुनिया में कोई था ही नहीं। उन जैसा मुहिब्बे वतन बिल्कुल कोई था, जो रूखी सूखी खा के गुजारा कर रहे थे, करप्शन से जिनका दूर दूर तक वास्ता नहीं था, और बिल्कुल वो दूध के धुले हुए थे, गंगा नहाए हुए थे, उनके जो पाप हैं वो धुल चुके थे, अब वो बिल्कुल पवित्र हो चुके थे। अब इस पे पूरी कौम जो है वो नाचती थी, इस पे इंसाफी जो है वो भंगड़े डालते थे, वहाँ जो कुछ होता था वो मैंने आपको बता दिया। और फिर ये हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटा दिया गया। इक़्तिदार से हटाने के बाद इमरान खान साहब को प्लेट में रख के ऐसे ऊपर सुर्ख रुमाल डाल के, और वो शाहाना और मुगलिया अंदाज में जब इक़्तिदार बाजवा और फैज़ की जानिब से पेश किया गया तो फिर रास्ते भी साफ किए गए। फिर शौकत अजीज़ सिद्दीकी जैसे ईमानदार जजेस को भी हटाया गया। फिर तमाम लोग जो इमरान खान के ख़िलाफ़ थे, ज़रा सी बात करते थे, उनको जेलों में डाला गया, उनके जेलों के अंदर एसी भी उतरवाए गए, उनके गद्दे भी उनके नीचे से खिंचवाए गए, बल्कि उनके पाँव के नीचे से ज़मीन ही खींच ली गई। उनके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए कि 10-10, 11-11 किलो हीरोइनें फ़र्ज़ी तौर पे उनकी गाड़ियों से बरामद कर ली गई। लेकिन ना तो 50 लाख नौकरियां ही किसी को 1 करोड़ नौकरियां ही मिल सकी, ना ही 50 लाख घर की कोई ईंट रखी जा सकी, ना किसी और चीज़ की बुनियाद डाली जा सकी। सी पैक अलबत्ता आसम सलीम बाजवा को दे दिया गया, जिसने मुबैना तौर पे खरबों रुपए की जायदादें पाकिस्तान में बनाई और पापा जॉन्स के नाम से मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, चेन बना डाली। और पूरी दुनिया के मीडिया ने चीख चीख के आसिम सलीम बाजवा को द पिज़्ज़ा जनरल का नाम दिया। ये एक शर्मनाक बात थी, ये स्याह धब्बा था। मैं आता हूँ उस तरफ कि मैं ये सारी बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ, लेकिन फ़ौज बड़ी अच्छी थी। फिर सिनेरियो चेंज हो गया। सिनेरियो जब चेंज हुआ तो बाजवा, कमर जावेद बाजवा रिटायर होके वो घर चला गया। और जब फैज़ हमीद को, जो बिल्कुल एक दिन रात ख्वाब दिखाए जा रहे थे कि उसको आर्मी चीफ बना दिया जाएगा, जब फैज़ हमीद को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उसने भी एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया और वो खेल जो है वो ख़त्म हो गया। इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए घर भेज दिया गया और बिल्कुल एक नई पिक्चर जो है वो उभर के सामने आ गई। पीडीएम को हुकूमत दे दी गई, जिसकी सरबराही आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ के पास थी, और जिन्होंने वो तमाम बारूदी सुरंगें साफ़ करने की कोशिश की और मुल्क को उस ट्रैक पे डालने की कोशिश की कि जो बारूदी सुरंगें खान साहब और उसके हवारी ये जो जर्नैल हैं ये बिछा के चले गए थे। फिर साइफर वाला ड्रामा आपके सामने है। लेकिन हुआ ये कि फिर जर्नैलों को गालियां बकनी शुरू कर दी गई, फिर जर्नैलों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए गए, फिर ये कहना शुरू कर दिया गया कि मैं तो कुछ नहीं करता था, जो कुछ करता था वो बाजवा करता था, मेरा तो कोई फ़ैसला नहीं होता था, जो फ़ैसला होता था वो कमर जावेद बाजवा का होता था। फिर बाजवा 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 की एक जो गर्दान है वो लगाएगी। और फिर तकिया किया गया बंदयाल की कोर्ट के ऊपर, और फिर कोर्ट की जानिब रुख करके अदालत रूह हो के ये बात की जाती थी और पुकारा जाता था और दुहाई दी जाती थी वो मोहम्मद अली वाली फिल्मों की तरह के जज साहब
मेरे वो दिन कहाँ गए, मेरी जवानी कौन लौटाएगा। तो फिर जज साहब के दरवाजे खटखटाए गए। अब कोई जज अपने दामाद के हाथों यरगमाल था, कोई जज अपनी सास के हाथों यरगमाल था, किसी जज ने फवाद चौधरी जैसे लुटेरों से अरबों रुपए ट्रकों की सूरत में पकड़े हुए थे। तो एक नया खेल जो शुरू हो गया, वो खेल भी अब बेअसर हो रहा है। अब अगर आप ज़रा यूथियों की ट्वीट्स देखें, वो जो भगोड़ा है शहबाज गिल इश्तिहारी, उसने लिखा है कि बंदयाल साहब आपने मायूस किया। मुझे बड़ी हंसी आई इस ट्वीट को देख के। और उसके नीचे बाकी यूथिये जो हैं, जो शदीद किस्म की यूथिये हैं, उन्होंने बिल्कुल इसी तरह के ट्वीट्स किए हुए हैं, जिसमें बंदयाल के ऊपर लान तान की जा रही है, जिसमें बंदयाल को गद्दार कहा जा रहा है, जिसमें बंदयाल को गालियां बकी जा रही हैं। कुछ ये देखिए ना, इधर चल रही है स्क्रीन के ऊपर। कुछ ट्वीट्स के अंदर ये समझाया जा रहा है शहबाज गिल को कि तुम्हें अब पता चला कि बंदयाल जो है उसने मायूस किया है, या बंदयाल भी एक गद्दार है, या हमारे खिलाफ जो गेम खेली जा रही है उसका हिस्सा है। तो अब बाकायदा तौर पे बंदयाल के जाने में अभी एक हफ्ता बाकी है, और बंदयाल ने मुबैना तौर पे बहुत से ऐसे मुतनाज़ा फैसले भी दे के जाने हैं कि जिससे शायद वो अपनी सी कोशिश कर सकेगा कि उसकी महबूब जमात और उसकी सास का क्रश इमरान खान, यानी वो जो माजबीन नून है, उसकी जवानी का एक रोमांस, उसका क्रश इमरान खान, उसको कुछ रिलीफ मिल जाए। तो इसके बावजूद ये जो ट्वीट्स हैं ये जारी हैं, जिसमें गालियां जो हैं वो बकी जा रही हैं। अब यूथिये जो हैं वो, मैं पूरी कौम की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो अपने कान और आंखें और अपनी तमाम सेंसेस को एक्टिव रखते हैं, बल्कि उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनको पहले ये कहा गया कि नवाज शरीफ बड़ा करप्ट है और गद्दार है, और फिर ये कहा गया कि बाजवा बड़ा करप्ट है और गद्दार है, फैज़ बड़ा करप्ट है और गद्दार है। फिर एक मुनज़्ज़म मुहिम आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बारे में शुरू की गई। वो आदिल राजा जैसे कुत्ते, मुईद हरामज़ादा जैसे लोग, और फिर वो साबिर शाकिर जैसे, समी इब्राहिम जैसे, लल्ली जो है, सदीक जान, उन जैसे जो पूरी गैंग है जिन पे हाथ डालना चाहिए और जिनके टेंटवों पे ऐसे दबा के हाथ डालना चाहिए और ऐसे इनको लटकाना चाहिए, उन्होंने बाकायदा एक मुनज़्ज़म मुहिम जो है वो शुरू की है आसिम मुनीर के ख़िलाफ़। और आपको पता है कि पिछले 2-3 दिन में जो डॉलर की कीमत छलांग मार के तकरीबन 27 रुपये नीचे आई है, जो बिजली चोरी रुक गई है, जो ईरानी स्मगल्ड डीजल की दस्तयाबी जो है वो ख़त्म हो गई है, जो आटे की कीमत नीचे आने की बात हो रही है, जो बिला तफरीक के किस सियासतदान का ताल्लुक किस पार्टी से, उन सब पे हाथ डालने का जो आगाज़ है वो कर दिया गया है, जो डंडा चला दिया गया है। ये अलग बात है कि ये काम फ़ौज को करना चाहिए, फ़ौज को नहीं करना चाहिए, फ़ौज के करने का काम क्या है और फ़ौज कर क्या रही है, जिसको पहले बाजवा डॉक्ट्राइन कहते थे, अब जनरल आसिम डॉक्ट्राइन कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि फ़ौज अगर ना करे तो फिर कौन करे? क्या सियासतदान करें? क्या इमरान खान कर सकता था, जिसने रास्ते मदीना का यही करने का नारा लगाया था लेकिन नहीं किया? क्या नवाज शरीफ कर सकता है? क्या जरदारी कर सकता है? और अगर यही करेंगे तो किसके खिलाफ करेंगे? क्योंकि इन्हीं के खिलाफ तो ये डंडा चला है। यही तो वो करप्ट है, वो जो अरबों खरबों रुपए की चोरियां हैं, वो जो अपने अपने ख़ानदानों और रिश्तेदारों को नवाजा गया है, वो जो इस मुल्क को लूट खसूट के और इसको ज़ख्मों से चूर चूर कर दिया गया है, वो अवाम ने तो नहीं किया। वो जो बिजली के कुंडे लगाए गए हैं, वो जो किक बैक्स लिए गए हैं, वो जो सी पैक को सैबोटाइज किया गया है, वो जो PIA को इस हाल तक पहुंचाया गया है, वो जो एयर ब्लू अपनी ज़ाती एयरलाइन जो है वो बनाई गई है, वो जो बिलोर वगैरह ने अपने ट्रांसपोर्ट्स बना ली हैं और पाकिस्तान रेलवेज़ का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो वो हमने तो नहीं किया। तो अगर इन्हीं के हाथ में आप डंडा देंगे तो ये डंडा चलाएंगे किसके खिलाफ? तो यकीनन, जैसे आपको याद है कि मुशर्रफ ने ये कहा था मरहूम ने कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं बना सकता था काला बाग डैम, लेकिन मैंने नहीं बनाया। तो अब जब भी आप मेरी बात नोट कर लें कि जब भी काला बाग डैम बनेगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम होगा कि जो मुफ्त बिजली, यानी कि हाइडल पावर पे तो आपकी कॉस्ट नहीं आती, वन टाइम कॉस्ट ही है। और ज़ाहिर है डैम जो है वो बिजली के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बनते, वो तो इरीगेशन के लिए बनते हैं, पानी को ज़ाया होने से बचाने के लिए बनते हैं। लेकिन बिजली एक उनकी बाय प्रोडक्ट आप कह लें, तो वो कोई सिविल गवर्नमेंट तो नहीं बनाएगी उस पर, तो वो सारे फसादी नौशहरा से लेकर सिंध तक जो है वो खड़े हो जाएंगे। तो उनके सर पे डंडा मारेगा कौन? कोई ना कोई फौजी आदमी। तो बहरहाल ये काम जो है वो शुरू हो गया। अब एक मासूमाना सवाल है जो मैंने अपने थंबनेल में लिखा कि जो सब्ज और सुर्ख झंडे वाले हैं, यानी सब्ज और लाल जो हैं, जो तहरीक इंसाफ वाले हैं, इन्होंने पहले तो कुछ साल हमें ये कहा कि नवाज शरीफ जो है वो बड़ा करप्ट आदमी है,
फिर बीच बीच में कहीं ये जरदारी का भी नाम लेते रहे कि वो भी बड़ा करप्ट आदमी है, और फौज बड़ी अच्छी और बड़ी पवित्र है और बड़ी साफ सुथरी है। अब बाकी ये कहते हैं कि जनाब नहीं, सियासतदान तो बड़े मजलूम है, फौज बड़ी करप्ट है, फौज मुल्क को खा गई। आप अगर यूथियों की बकवासियात को चेक करें तो आप हैरान हो जाते हैं। यानी इन बेशर्मों बेगैरती की ये इंतहा है। 9 मई को तो जो इन्होंने फौजी मुजस्मों के साथ और शुहदा की यादगारों के साथ किया, वो तो अब सबके सामने है, खुली किताब है, जिससे नफरत का और इनके अंदर के खबासत और खन्नास का इजहार तो होता है। लेकिन यहाँ तक बात की गई कि जनाब आपने तो 65 की जंग भी नहीं जीत गई। फौज को ये कहा गया, ये जो जंगे सितंबर के दिन चल रहे हैं उनकी याददाश्त के, कि जनाब नहीं 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 आपने तो नहीं जीती, वो तो इंडिया ने जीती थी, और इंडिया तो ज़रा आपकी तरफ देखे तो आपकी शलवारें गीली हो जाती हैं, यहाँ तक कहा गया। और यहाँ तक बकवास की गई कि जनाब ये वो जो वजाहत सईद खान है, वो टकला, वो गंजा शैतान, वो बदबख्त, वो वॉशरूम्स के अंदर से भी रिपोर्टिंग करने वाला और वज़ीर आज़म हाउस के बाद टब में बैठने वाला, उसने यहाँ तक बकवास की कि जनाब आपने तो फेक निशाने हैदर लिए हुए हैं, जंगे हार के आपने निशाने हैदर लिए हुए हैं, आपको तो जूते पड़ने चाहिए। तो ये बकवास की गई। तो इन लाल और सब्ज रंगों वालों से बंदा ये पूछे कि जनाब ज़रा आज दोबारा क्लियर कर दें कि फ़ौज करप्ट है या नवाज शरीफ करप्ट है। जब तक फ़ौज ने आपको हड्डी डाली रखी और आप उस हड्डी पे झपटते रहे और उसमें अपने दांत गाड़ते रहे, तो तब तक तो नवाज शरीफ करप्ट था। जब फौज ने अपनी वो हड्डी उठा ली तो अब फौज करप्ट है। तो कल को अगर फौज दोबारा आपको हड्डी डाल देती है और जजेस दोबारा आपको हड्डी डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आपको हड्डी डालेगा वो करप्ट नहीं होगा। कुछ शर्म से डूब मरने का मकाम है। लेकिन एक बात याद रखो कि अब जो सिलसिला शुरू हुआ है खाकम बदहन, इसको नज़र ना लगे। अगर ये डंडा फिर गया तो ये बंदा जिसका नाम हाफिज आसिम मुनीर है, सैयद आसिम मुनीर साहब, ये तारीख में अपना नाम लिखवा जाएगा कि इसने कैसे इस मुल्क को बहरान से निकाला था। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अब ये जो बहरान से निकालने वाली बात है, देखें आप शाखों को अगर तराशते रहते हैं ना, एक दरख्त जो है जो कि आपके माहौल के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है और आपको अच्छा नहीं लग रहा, और जो आपकी बिल्डिंग को ख़राब कर रहा है, और आप उसकी शाखों को तराशते रहते हैं, तो वो दोबारा उसकी कौंपलें फूटती रहेंगी अनटिल अनलेस कि आप उसकी जड़ ना काटें। वो बड़ा मशहूर वाक़या है ना कि एक गांव में एक कुएं के अंदर कुत्ता गिर गया। अब जब वो कुत्ता गिरा तो लोग उस इमाम मस्जिद जो थे माफ़ कीजिएगा, उनके पास गए। उन्होंने कहा जनाब कि कुत्ता गिर गया है और कुत्ता मर गया है और पानी बदबूदार हो गया, तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा बेटा ये तो कोई बात नहीं, शरीयत में ये है कि तुम लोग 100 डोल पानी के जो है वो निकाल दो। तो गांव के जो तगड़े तगड़े जवान थे वो आगे, उन्होंने अपनी कमरे कस ली, उन्होंने वो 100 डोल निकालना शुरू कर दी। जब वो 100 डोल निकाल चुके तो उन्होंने महसूस किया कि पानी की बदबू ख़त्म नहीं हुई। तो वो दौड़े दौड़े दोबारा हाँपते कांपते इमाम साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि जनाब 100 डोल पानी भी हम निकाल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बदबू ख़त्म नहीं हुई। तो इमाम साहब उनके साथ कुएं पर तशरीफ़ ले आए। उन्होंने जब कुएं के अंदर झांका तो कुत्ता अभी मौजूद था। तो उन्होंने कहा ओए कम मकलो, पहले कुत्ते को निकालो और कुत्ते को निकालने के बाद 100 डोल पानी के निकालो, ताकि पानी जो है वो पाक हो जाए। पाकिस्तान के इस साफ और पाक पानी के कुएं के अंदर ये जो कुत्ता गिरा हुआ है, जो कभी उज़्मा और आलिया की सूरत में सामने आता है, कभी डंडे वालों और बूटों वाले की सूरत में सामने आता है, पहले उस कुत्ते को हमेशा हमेशा के लिए निकालना पड़ेगा। ये बिल्कुल सच्ची बात है, सख्त अल्फाज हैं, मैंने मिसाल से समझाने की कोशिश की। उस कुत्ते को निकालना पड़ेगा। हाफिज साहब वो पापा जॉन्स वाले, वो सीपैक को खाने वाले, वो जजीरे बनाने वाले, वो एम्पायर्स खड़ी करने वाले, वो रिटायर्ड, और वो डैम के नाम पे फंड इकट्ठे करने वाले, वो वकला तहरीक के नाम पे इस कौम को चूना लगाने वाले, ये सारा मिल के जो नापाकी का कुत्ता इस कुएं में गिरा है, इस कुत्ते को निकालें। जुरत करें। और सच्ची बात यह है, बड़ी मैं जुरत से ये बात कह रहा हूँ कि जो आपकी नेक नीयती है वो भी उसी दिन वाज़ेह होगी। जैसे खदीजा शाह जो कि एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी और आज तक उसको नहीं छोड़ा गया और उसके ऊपर बड़ा एक असूली मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार किया गया है, तो वहाँ से ये एक ठंडी हवा का झोंका आया कि यस अब ये सबके लिए बराबर है। तो ये जो पाकीज़गी आप चाहते हैं, डोल तो पानी के निकालने आपने शुरू कर दिए हैं,
लेकिन कुएं में से सबसे पहले कुत्ता निकाले। कुएं में से जब कुत्ता निकल आएगा तो आप यकीन करें कि वो जो आपने 6 माह का टाइम दिया है ना, या इलेक्शन तक का टाइम दिया, इस मुल्क में बड़ी तब्दीली आ चुकी होगी। अगर 2 या 3 दिन में डॉलर की छलांगें नीचे की तरफ इतनी ज़्यादा लग रही हैं, तो सोचें कि जब इनके पेटों के अंदर से वो डॉलर निकाले जाएंगे, और जैसे ये अब सबसे पहले कराची से ऑपरेशन क्लीन अप का फैसला किया गया है, इसमें सिर्फ इनको पकड़ना नहीं, इनसे पैसे निकलवाने हैं। वो पता है आपको, यूथी अपने दौर में कहते थे ओए नवाज शरीफ रसीदें निकालो, तो अब इनसे रसीदें निकलवानी है। वो जो फरा गोगी ने जो कुछ किया है वो सारा निकलवाना है। वो जो तोशा खाना में हुआ है वो सारा निकलवाना है। वो जो मेट्रो के मंसूबों में हुआ है वो सारा निकलवाना है। जो मोटरवेज और डैम्स के मंसूबों में खाया गया वो सारा निकलवाना है। वो जो नहरों के मंसूबों में, पावर प्लांट्स के मंसूबों में खाया गया वो सारा निकलवाना है। वो जर्नैल हो, वो जज हो, वो सियासतदान हो, जिसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, वो सारा निकलवाना है। ये कुत्ता कुएं से निकालना है और उसके बाद फिर 100 डोल निकालेंगे तो इंशाल्लाह ये पानी हमेशा हमेशा के लिए पाक हो जाएगा। अब आप एक मिसाल लें, ज़राअत है हमारा बुनियादी पेशा और ज़रई ज़मीन है हम। कहाँ वो फौज का फैसला कि जिसमें यह कहा गया कि अब पाकिस्तान को हम ब्रेड बास्केट और एक फूड प्रोडक्शन यूनिट बना देंगे फॉर मशरक़ वस्ता, जिसमें अरब ममालिक शामिल हैं, और हमारे पास जितनी भी वो ज़मीनें पड़ी हुई हैं कि जो आबाद हो सकती हैं लेकिन पैसे ना होने की वजह से नहीं हो रही, उसमें हमने फार्मूला ये दिया कि वही मुल्क इसके ऊपर पैसे लगाएं, हमारे लोगों को एक रोज़गार मिल जाएगा, हमारी वो खाली पड़ी ज़मीनें आबाद हो जाएंगी, और फिर ज़र मुबादला भी आएगा कि यहाँ से जो जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो डेयरी फार्मिंग की सूरत में हो, चाहे वो फसलों की सूरत में हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे फल हो, वगैरह वगैरह, तो वो उन तक ले लिया जाएगा। तो वो आपको याद है मैंने एक प्रोग्राम किया था मंडी बहाउद्दीन में, जो हाउसिंग स्कीम इन्होंने बनानी शुरू की है सिटी हाउसिंग के नाम से और मेट्रो सिटी के नाम से, और वो कुठियाला शेखा, मौजा कुठियाला शेखा की सोना उगलती ज़मीन। नाज़रीन आप यकीन करें, अगर आप उस तरफ जाएं और आप ये सरगोदा गुजरात रोड पे सफ़र करें या मंडी बहाउद्दीन से सरगोदा रोड पे सफ़र करें, तो नहरी इलाका, मेरा ज़मीन, जिसके दोनों तरफ दरिया है, एक तरफ दरिया झेलम है, एक तरफ दरिया चिनाब है, जो मेरा ज़मीन है, जो सोना उगलती है, जो बेस्ट गंदम पैदा करती है, बेस्ट चावल पैदा करती है, बेस्ट सब्जियां पैदा करती है, माल्टे का सिट्रस के एरिया है, वो जो उसको मलिया मेट करके उसके ऊपर हाउसिंग स्कीम शुरू कर दी, इनको ख़त्म करें। वो जो पिशावर जो बच गया था, पिशावर में अब वो अली ज़फ़र नाच नाच के लरशा पेशावर के ऊपर डांस कर करके, और अब लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप वहाँ पे भी सिटी हाउसिंग बना रहे हैं, या बैरिया टाउन बना रहे हैं, या फलां टाउन बना रहे हैं, या फलां टाउन बना रहे हैं, या मेट्रो बना रहे हैं, तो ख़त्म करें। ये कुत्ता भी कुएं में से निकाल दें और इसके ऊपर बिल्कुल एक बंद बांध दें। इस कुएं के ऊपर तो छत डाल दें, लंटर डाल के ऊपर मिट्टी डाल दें कि पाकिस्तान में मजीद अब हाउसिंग स्कीम के नाम पे कोई बदमाशी नहीं चलेगी। मेड इन पाकिस्तान को फ़रोग दें। वो जो प्रोडक्ट्स हैं, अब आप देखें कि दुनिया भर में एक सुई से लेकर वो स्टेपलर और पेंसिलें और ये वो टेस्ला की गाड़ी तक मेड इन इंडिया जा रही है, और पाकिस्तान का जो इस वक्त मेड इन पाकिस्तान हो रहा है वो हाउसिंग स्कीम्स हो रही हैं। हर दूसरा बंदा आपको फ़ोन करता है, आपको मैसेज आते हैं जी के फला जगह कुदरती नज़ारों में इतने मरले का प्लाट और इतने मरले का प्लाट। बंद करें इनको, बंद करें, इनका गला घोंटें। इस सिस्टम का, मैं इंफरादी लोगों की बात नहीं कर रहा, आप इस सिस्टम का गला घोंट दे, और फिर बात हुई कि करेगा वही जिसके हाथ में डंडा है। और जब ये बीड़ा उठाया है, जख्म तो बहुत हैं जिनको मुंदमिल होने में बड़ा अरसा लगेगा, लेकिन वो जो मेजर चीज़ें हैं, जो सबसे बड़े ओपन वूंड्स हैं, जिनसे खून फव्वारे की तरह बह रहा है इस पाकिस्तान के जिस्म से, उनमें से एक ये हाउसिंग स्कीमों वाले हैं। ये बिल्डर माफिया है, ये माफिया है कि जिन्होंने इस पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, जिन्होंने ज़रई ज़मीनों के ऊपर प्लाटिंग करके और अपनी इनकी जेबों से वो पैसे निकलवाएं, और निकलवाएं। वो जो पैसे आए हैं मलक रियाज के, जो कि जिसके बाद वो कादर अल कादर यूनिवर्सिटी वाला सारा स्कैंडल बना, वो बेसिकली पैसे तो मलक रियाज के हैं, जो यहाँ से हराम का पैसा कमा के वो बाहर ले गया था और फिर वहाँ से वापस भेजा गया, तो वो तो अदालती अकाउंट में क्यों आया? निकालें इसको, इसको कौमी ख़जाने में जमा कराएंगे तो डॉलर का रेट भी नीचे आएगा, अवाम की कुव्वत ख़रीद भी बढ़ जाएगी, आटा भी सस्ता होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक हफ़्ता रह गया है बंदयालवी कोर्ट के ख़ात्मे का, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर मुल्की सिनेरियो जो है वो तब्दील हो जाएगा। डंडा जो है वो अब चल पड़ा है। दुआ ये करते हैं कि ये डंडा जो है वो पक्का पक्का लोगों के सरों पे पड़े, उन लोगों के सरों पे पड़े जिनके पेट में पैसा है और वो पैसा निकले। अगले शो में इंशाल्लाह
आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी।